और ये जो टॉपिक एनसीईआरटी लिखा है ये पूरा बता रहा है लाइफ हिस्ट्री कैसा हुआ है ग्रोथ का। यहाँ चार्ल्स डार्विन का कहानी, डार्विन का बस ये कहानी लिखा है कि वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है जिसका रिप्रोडक्टिव रेट हाई है। मतलब ये बात का रिप्रोडक्टिव रेट के बारे में सारा कहानी है, यही बोल रहा है कहानी। डार्विन के हिसाब से हाई वैल्यू उसी का है जो ऑर्गेनिज्म ज्यादा रिप्रोडक्टिव कर पा रहा है। और रिप्रोडक्टिव जब भी करेगा किस किस फैक्टर पे, वही लिखा है मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव फिटनेस। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म का कहानी है कि रिप्रोडक्टिव फिटनेस हाई होना चाहिए, स्पेसिफिक हैबिटेट और कोई ऑर्गेनिज्म जहां रहता है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन ज्यादा करेगा ये ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन चैप्टर का नाम, मतलब अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा उस पार्टिकुलर स्पीसीज का, ज्यादा उसका ग्रोथ होगा। और यहां बोल रहा है ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए अपना स्ट्रेटजी यूज करता है। कुछ अलग अलग टाइप का ऑर्गेनिज्म मिलेगा, कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म मिलेगा जो पूरे लाइफ में कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाता है, कुछ होता है मैमल्स जैसा जो कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। ये बोल रहा है सबका स्ट्रेटजी। और यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म इवॉल्व कर रहा है समय के साथ, एवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन में बोल रहा है सर्वाइवल के चांसेस चेंज करता है। जैसे कोई भी एनिमल है, कहीं कोल्ड ब्लडेड था, ठंडे एरिया में था, कुछ साल बाद बॉडी इवॉल्व कर गया, टेम्परेचर हाई हो गया, कुछ साल के बाद उसके बॉडी में सर्वाइवल, मतलब कोल्ड ब्लडेड है तो कोल्ड मतलब एरिया में भी सर्वाइव करना चालू हो गया। जैसे लिजार्ड कोल्ड ब्लडेड है, वो कभी भी कोल्ड एरिया में रहना पसंद नहीं करता, लेकिन अब क्या धीरे धीरे वो कोल्ड एरिया में भी थोड़ा थोड़ा मिल जाता है, इनएक्टिव हो जाता है कोल्ड में आके, लेकिन उसको आदत हो चुका है कि इस टेम्परेचर को झेल लेता है। ग्रोथ होगा पॉपुलेशन का, बोल रहा है रिप्रोडक्शन, मतलब तीन कहानी इवोल्यूशन के साथ। जैसे इंसान है, इंसान इवॉल्व कर गया, चिंपैंजी होते होते, एप्स होते होते आज पूरा वेल डिफाइंड बन गया। जैसे इवोल्यूशन के हिसाब से कल को हेयर नहीं होगा, अप्रेंडिक्स नहीं होगा बॉडी में, उसका यूजलेस काम है। और ये बोल रहा है ट्रेड्स हुआ कैसे है, दो फैक्टर का, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक फैक्टर जिस टेम्परेचर बताता है, जिस इन्वायरमेंट में कैसा फैक्टर्स है उसके हिसाब से तुम्हें चेंज करना होगा। बायोटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि तुम जिस जगह रहते हो, जैसे मान लो कोई इंसेक्ट है, मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो का जब अर्थ पे पहली बार बर्थ हुआ तो नेचुरल तरीके से रहता है, लेकिन अब उसको प्रॉब्लम कौन करता है, बायोटिक फैक्टर इंसान। इंसान उसको बार बार मारने की कोशिश करता है, उसकी बॉडी में क्या हुआ, इंसान के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो गया धीरे धीरे। इंसान ने जब लाया मॉस्क्यूटो कॉइल, नहीं मारा, अब इलेक्ट्रिक शॉक खोजता है वो, क्योंकि उसको पता चल गया इस चीज से मुझे बचना है। उसका तो सुना सकते हैं, ऊपर का कहानी क्या लिखा है, चार्ल्स डार्विन का आर वैल्यू। आर वैल्यू मतलब उस ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल का चांसेस ज्यादा है जिसके पास ज्यादा रिप्रोडक्टिव वैल्यू है। और आर वैल्यू कहाँ, रिप्रोडक्टिव वैल्यू कहाँ ज्यादा रखना है, जहां पे वो सर्वाइव कर रहा है, स्पेसिफिक हैबिटेट, जिस हैबिटेट में रहता है। और ये बोल रहा है किसी पार्टिकुलर सिलेक्शन प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोडक्शन का स्ट्रेटजी डेवलप करता है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म होता है रिप्रोड्यूस करता है वाटर में, मेल फीमेल गेमेट्स वाटर में जाता है, कुछ करता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कुछ एक्सटर्नल, कुछ एग प्रोड्यूस करता है, कुछ यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। और बोला ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन हुआ है तीन चीज को मेंटेन करने के लिए। उसका सर्वाइवल क्या हो रहा है, सर्वाइव कैसे कर रहा है, ग्रोथ कैसा हो रहा है, प्रोड्यूस कैसे कर रहा है। और ये जो इवॉल्व किया ऑर्गेनिज्म मिलियंस ऑफ ईयर्स में, वो डिपेंड करता है बायोटिक और एबायोटिक हैबिटेट्स पे। जैसे अर्थ पे कुछ साल के बाद जो अब जो रहेगा उसको आदत हो जाएगा अर्थ के हाई टेम्परेचर का। पहले बहुत साल पहले अर्थ पे एक ही कॉन्टिनेंट था, गोंडवाना लैंड, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था स्टार्टिंग में, अर्थ पे टूटना चालू किया। वही कहानियां तो क्या ऊपर क्या लिखा है, लाइफ इज, ये एनसीईआरटी का पूरा कहानी लिखा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा उसके सर्वाइवल के लिए सबसे जरूरी है हाई प्रोडक्शन वैल्यू, हाई आर वैल्यू जो एनसीईआरटी कहता है। आर वैल्यू में क्या होगा, एक पार्टिकुलर हैबिटेट में किस जगह ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ज्यादा करेगा, और रिप्रोड्यूस जब करेगा उसके बाद ऑर्गेनिज्म को अपना नेक्स्ट जनरेशन सर्वाइवल के लिए तीन ग्रोथ करना है, रिप्रोड्यूस करना है, सर्वाइव करना है। और ये पूरा का पूरा सर्वाइवल जो होगा इसके होगा फैक्टर्स, दो फैक्टर, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। दोनों फैक्टर डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा अपने ऑफ स्प्रिंग्स को। जितना ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा उसके बनने का चांसेस हाई होगा। अब फिर वही लिखा है कि एनसीईआरटी में लिखा है इसके बेसिस पे किस किस टाइप का हर ऑर्गेनिज्म जो है अलग अलग स्ट्रेटजी यूज कर रिप्रोड्यूस करने के लिए। एनसीईआरटी का है कि दो तरह का स्ट्रेटजी, ए और बी, ये दो स्ट्रेटजी जो एनसीईआरटी किताब में लिखा है। पहला बोल रहा है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो पूरे लाइफ में एक बार रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब इस ऑर्गेनिजम्स को बोलता है, ये सेम्नोफेरस जो एनिमल लिखा है, इस एनिमल का मतलब है एक बार रिप्रोड्यूस कर रहा है।
और इसके बाद क्या होगा, रिप्रोडक्शन जब भी होता है अगर सेक्सुअल मोड में होता है उस केस में एनर्जी का यूज होता है। अगर एक बार यूज हो रहा है मतलब मरने से पहले एक बार अपना पूरा एनर्जी यूज कर देता है, एक ही बार रिप्रोड्यूस कर। इसका एग्जांपल लिखा है पैसिफिक ओशन में जो मिलता है फिश, बैम्बो प्लांट्स। जैसे बैम्बो प्लांट्स का बोल रहा है एनसीईआरटी 50-100 साल में एक बार फ्लावर आ रहा है। मतलब ऐसा है ये जो प्लांट्स है या एनिमल्स है एक बार रिप्रोड्यूस कर रहा है बस। अब कुछ दो तरह का एनिमल बोल रहा है, एक बोल रहा है सेमलोपोरस जो एक बार रिप्रोड्यूस कर रहा है, और ये है दूसरा एनिमल लेटोपोरस जो बार बार रिप्रोड्यूस कर सकता है। इंसान मल्टीपल रिप्रोड्यूस कर सकता है अपने साइकिल्स में। जैसे मैमल्स हो गया, बर्ड्स हो गया, तो दो चीज कर सकते हो। सिंपल है, दो तरह का एनिमल है। सेमलोपोरस जो एक बार रिप्रोड्यूस करेगा, एक बार रिप्रोड्यूस करेगा सारा एनर्जी एक बार लगेगा। एग्जांपल याद करेगा एनसीईआरटी का, बैम्बो प्लांट्स, पैसिफिक सैल्मन फिश। और लेट्रोपोरस मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल रिप्रोड्यूस कर सकता है, मतलब रिसोर्सेज को रिपीटेडली यूज कर रहा है। मतलब जो जो रिसोर्सेज है मतलब जिस हैबिटेट में वो रहता है, मेल फीमेल बर्ड्स मैमल्स लगातार रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो दो तरह का एनिमल बोल रहा है किताब में प्रोडक्शन का। मतलब दो तरह का स्ट्रेटजी में एनसीईआरटी डिवाइड किया। पहला स्ट्रेटजी बोलता है रिप्रोडक्शन कितने बार होता है, दूसरा स्ट्रेटजी बोलेगा ऑफ स्प्रिंग जो बन रहा है, प्रोड्यूस होने के बाद जो ऑफ स्प्रिंग बन रहा है, ऑफ स्प्रिंग कितना अमाउंट में बन रहा है, एक बार में कितना बच्चा हो सकता है, उस बच्चे का सर्वाइवल का चांसेस कितना है। वो याद कर पाए। दो तरह का एनिमल है। पहले एनिमल सेमनोफोर, उस एनिमल में क्या है, वो जो ऑर्गेनिज्म है ब्रीड करता है वंस इन लाइफ टाइम, और वंस इन लाइफ टाइम मतलब पूरा एनर्जी एक बार में लगा देता है। अब एग्जांपल लिखा है बैम्बो प्लांट, एनसीईआरटी कहता है 50-100 साल में एक बार। फिर लिखा है पैसिफिक सैल्मन फिश। और दूसरा एनिमल लेटोपेरस जो लिखा है वो एनिमल लगातार मल्टीपल ब्रीडिंग कर सकता है थ्रू आउट द लाइफ, अपने रिसोर्सेज को यूज करता है, जो भी मेल फीमेल गैमेट्स है लगातार यूज कर सकता है। मतलब इन एनिमल्स में मेल फीमेल गैमेट्स से हार्मोन सेक्रेशन लगातार हो सकता है। मैमल्स हो गया, इंसान हो गया, बर्ड्स हो गया। कहानी याद हो गया। स्टार्टिंग कहानी का लाइफ स्पैन जब भी चलेगा डिपेंड करता है रिप्रोडक्टिव आर फैक्टर इसका सबसे ज्यादा होगा। डार्विन का आर फैक्टर है, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, उतना ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा उसका। और उसको डिपेंड करना है बायोटिक इवैल्यूएटिव फैक्टर किस फैक्टर पे रहता है। और जब भी रिप्रोडक्शन होगा उसमें अब ऑर्गेनिज्म समय के साथ इवॉल्व करेगा तो उसके पास आएगा ग्रोथ, सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन। और ऑर्गेनिज्म अलग अलग स्ट्रेटजी उसके प्रोडक्शन का। पहला स्ट्रेटजी बोलता है दो तरह का एनिमल है, एक ऐसा एनिमल सेमनोपोरस जो एक बार रिप्रोड्यूस करेगा अपने लाइफ टाइम में, पूरा एनर्जी एक बार में लगा देगा, बैम्बो प्लांट हो गया, पैसिफिक सैल्मन फिश। और दूसरा हो गया लेटोपेरस एनिमल जो लगातार रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, मतलब रिप्रोडक्शन का गैमेट्स लगातार बन रहा है उसके बॉडी में। उसका हो गया मैमल्स, उसके बाद हो गया बर्ड्स। ये पूरा याद करिए, आपको एनसीईआरटी किताब दिखा है, किताब में यही कहानी लिखा है। अब फिर बोला ऑफ स्प्रिंग क्वांटिटी, दूसरा क्लासिफिकेशन बोल रहा है ऑफ स्प्रिंग का क्वांटिटी क्या है। अब दो तरह के कुछ एनिमल्स बोल रहा है हाई प्रोगेनिव मिनिमल रिसोर्सेस इन्वेस्टमेंट फॉर इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग। ये बोला कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे मान लो किसी बच्चे का बर्थ होना है, तो उस केस में बच्चे के बर्थ के समय पेरेंटल केयर जो है कम होता है इन एनिमल्स का। ये जो बोल रहा है इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज का कम करता है, इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज कम करता है मतलब जैसे कुछ ऐसा ऐसा एनिमल होता है जैसे कोई एक बना, एक को ऐसे ही छोड़ दिया रिप्रोड्यूस करके, उसके बाद कोई केयर नहीं कर रहा है ज्यादा, तो इसका बोल रहा है हाई मोर्टेलिटी रेट। मतलब इसमें बोला है प्रोगेनी नंबर ज्यादा है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन काफी ज्यादा हो, जैसे इंसान में नेक्स्ट बच्चे के जन्म होने में टाइम लगता है, इनका बोल रहा है इस एनिमल्स में मेनी स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, बहुत ज्यादा बच्चा प्रोड्यूस होगा लेकिन स्मॉल स्मॉल साइज का होगा। और ये जो ऑर्गेनिज्म होता है अपने बच्चे के केयर करने में रिसोर्सेज को ज्यादा यूज नहीं करता है, इसलिए इनके बच्चा ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा बनता है लेकिन उसमें मैक्सिमम ऑफस्प्रिंग डेथ कर जाता है, मतलब हाई मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट सबसे ज्यादा है। वो एग्जांपल लिखा है ऑलिस्टर्स, ट्रेजिक फिशेस, मतलब ये ज्यादा एक बार में ज्यादा बच्चा प्रोड्यूस कर दे रहा है लेकिन उसके बच्चे को केयर नहीं कर रहा है, बच्चे का ये जो ऑर्गेनिज्म फ्यू लार्ज स्केल ऑफस्प्रिंग, इसमें बच्चा कम होगा, प्रोगेनी नंबर कम है, लेकिन जो भी होगा उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा करे, जैसे इंसान हो गया ऑफस्प्रिंग पे, उसको 9 मंथ अच्छे से केयर करेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट, या बर्ड्स भी ज्यादा करता है, जब तक एक नहीं होता एक के ऊपर बैठा रहता है वो, उससे पहले किसी को अटैक करने नहीं देता है। वही बोल रहा है मैमल्स में ये सब में दोनों में अंतर क्या है, इसमें ऑफस्प्रिंग ज्यादा बन रहा है, इसमें ऑफस्प्रिंग कम बन रहा है। इसका ऑफस्प्रिंग जो है सरवाइव नहीं कर रहा है,
या कम चांस है इसका सर्वाइव कर रहा है, इसमें रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज कर रहा है अपने बच्चे की ग्रोथ के लिए, इसमें ज्यादा कर रहा है, इसमें पूरा का पूरा मैमल्स आ गया। कहानी कहानी है, बस एक कहानी। तो दो तरह का एनिमल है, एक ऐसा एनिमल जो बहुत सारा स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग करा रहा है, बस एग्जांपल याद कर दो, पेलाजिक फिशेस, ओयस्टर्स। पूरा कहानी याद कर, चैप्टर से छोटा है, इसके बाद एनसीईआरटी तक एक तक पहुंच जाएगा। कहा यार दो तरह का एनिमल है, एक ऐसा एनिमल जिसमें स्मॉल साइज का बनेगा, लार्ज ऑफस्प्रिंग होगा, एक बनेगा फ्यू ऑफस्प्रिंग कम बनेगा लेकिन वो ऑफस्प्रिंग बनेगा लार्ज साइज, उसमें स्मॉल से लार्ज। उसमें क्या होगा कि अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कम करता है, स्मॉल वाले में ऑफस्प्रिंग का डेथ रेट ज्यादा होगा, मोर्टिलिटी रेट हाई होगा, इसमें ऑफस्प्रिंग का ज्यादा केयर होता है, इसका बर्थ रेट मतलब मोर्टिलिटी रेट कम होगा, डेथ करने के चांसेस कम है। और उसका एग्जांपल बता रहा है ओलिस्टर्स या इसका बोल रहा है पूरा बर्ड्स मैमल। और दो तरह क्लासिफिकेशन बोला, एक बोल रहा है नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग के बेसिस पे, सेमोफेरस जो बोला था एक बार ब्रीडिंग करता है, और एल्टीफेरस जो बोला है लगातार ब्रीडिंग कर सकता है। एक बोल रहा है कितना बार रिप्रोड्यूस कर सकता है ऑर्गेनिज्म, एक बार बोल रहा है रिप्रोड्यूस करता है तो एक बार में कितना ऑफस्प्रिंग बनाता है। उसी को क्या किया जो ऊपर जो लिखा है एनसीईआरटी के बेसिस पे, इस टॉपिक को और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दिया इसने, और अंतर बना दिया है कि दो तरह के स्ट्रेटजी में क्या अंतर है, इस टॉपिक को पूरा सेट करने के लिए। रिप्रोडक्शन फ्रीक्वेंसी, ये कैटेगरी वन में एक बार रिप्रोडक्शन हो रहा था, ये सेम चीज लिखा है पैसिफिक सेलोन बैम्बू, और इसमें क्या हो लगातार ब्रीड हो सकता है। दो दो तरह का रिप्रोडक्शन का क्लासिफिकेशन बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि बहुत सा स्मॉल साइज बना ऑफस्प्रिंग, इसमें बना है कम बन रहा है लेकिन लार्ज साइज का है, ये सेम है। इसमें बोल रहा है, और ये जो कैटेगरी वन है, कैटेगरी वन जो अपना केयर नहीं कर रहा है ऑफस्प्रिंग का, तो श्योर इसका हैबिटेट फिक्स नहीं है। रैपिड ग्रोथ रेट क्यों लिखा है, क्योंकि लगातार रिप्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है ये, लेकिन स्टेबल नहीं है ये, लेकिन मैमल्स स्टेबल है, मैमल्स का कैरिंग कैपेसिटी ड्रिवन। ये क्यों लिखा है, क्योंकि मान लो इंसान है, मेल फीमेल है, क्योंकि एक सर्टेन ड्यूरेशन तक ही बेबी का बर्थ हो सकता है, इसमें थ्रू आउट द लाइफ हो रहा है, इसका बर्थ रेट बहुत हाई है, और इसमें स्टेबिलिटी है। मैमल्स इन बर्ड्स भी सबका एक हैबिटेट है, वहीं पे जब बच्चे का बर्थ होता है पूरे हैबिटेट के बाद अपने बर्ड्स को सबको रखा रहता है। इसी का बता रहा है कि दोनों का एडवांटेज क्या है। कैटेगरी वन इस रिप्रोडक्टिव चीज का रिप्रोडक्शन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का एडवांटेज क्या होगा, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा इसमें रिसोर्स क्या अवेलेबल है, इन्वायरमेंट का प्रेडिक्टिविटी। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन होता है इसका फायदा क्या है, इसमें कोई देख पाता है किसके पास कौन सा रिसोर्सेस अवेलेबल है, जितना ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल है इन्वायरमेंट का प्रेडिक्टिविटी के साथ, इसे इसके पास। कैटेगरी बी के पास रिसोर्सेस ज्यादा है, ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, उसके पास रिसोर्सेस कम है। फिर बोल रहा है दूसरा, यहाँ पे जो है पर प्रोगेनी, तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन का बोल रहा है कि ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे बनाया है कि प्रोगेनी कितना है, कितना नंबर ऑफ स्प्रिंग बन रहा है। फिर बोल रहा है सर्वाइवल रेट, इंडिविजुअल का सर्वाइवल रेट क्या है, जो ऊपर लिखा है, इसमें सर्वाइवल रेट नहीं है, इसमें सर्वाइवल रेट ज्यादा है मैमल्स में। अब फिर बोल रहा है एवोल्यूशन, और ये जो बता रहा है थर्ड जो है किस सिलेक्शन टाइप का है, आर और के टाइप का अंतर, आर में रैपिड ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, और के में एक जो रिप्रोडक्शन एक सर्टेन लिमिट तक है, आइस में स्टेबल है। और इसका फायदा क्या है, ये सब हेल्प क्या कर रहा है ग्रोथ को समझने में, और ये फैक्टर मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में समय के साथ कैसे इवॉल्व किया है, क्या कैपेसिटी है उसके बाद रिप्रोड्यूस करने का। ऊपर जो कहानी लिखाई थी को इसने पूरा समराइज करके किसी अच्छे एग्जाम के लिए बना दिया है, एनसीईआरटी का पूरा कंपैरिजन टेबल, कहानी याद कर सकते हो पूरा। और सेम चीज है, दो क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन का फ्रीक्वेंसी कितना है, फिर बोला है साइज कितना है, फिर दो तरह का सिलेक्शन, आर टाइप के टाइप।
मतलब रिप्रोडक्शन का फ्रीक्वेंसी, रिप्रोडक्शन कितने बार हो रहा है, रिप्रोडक्शन का सर्वाइवल का चांसेस कितना है, किस तरह का सिलेक्शन है, तीन चीज बोल रहा है किताब में पढ़ने को। याद कर पाएगी कहानी, मैं तो तरह कैटेगरी है। कैटेगरी नंबर वन, कैटेगरी नंबर ए में सीधा होगा रिप्रोडक्शन का फ्रीक्वेंसी कितना है। एक होगा एक बार करेगा रिप्रोडक्शन, जैसे एग्जांपल हो जाएगा पैसिफिक सेल्विस चैप। दूसरा होगा लगातार ब्रीडिंग करेगा, मल्टीपल ब्रीडिंग मैमल्स। इसका एडवांटेज क्या है, ये पता करना है किस ऑर्गेनिज्म में कितना रिसोर्सेस अवेलेबल है ब्रीडिंग के लिए, इसका इकोनॉमिक एडवांटेज है। दूसरा होगा प्रोगेनिक नंबर या ऑफस्प्रिंग का सर्वाइवल। फर्स्ट में प्रोगेनिक नंबर हाई है, ज्यादा होगा लेकिन फ्यू बनेगा, मतलब ज्यादा बनेगा स्मॉल साइज का, मोटिलिटी रेट हाई है। सेकंड में लार्ज बनेगा स्मॉल बनेगा, मोटिलिटी रेट हाई है, केयर भी ज्यादा है इसमें। ये बता रहे कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है ऑफस्प्रिंग, उसका सर्वाइवल रेट क्या है, कैसे इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर पा रहा है उसका न्यू ऑफस्प्रिंग। थर्ड बता रहा है टाइप, पहला वाला है आर टाइप, आर टाइप अनस्टेबल है, रिप्रोडक्टिव रेट हाई है। दूसरा है के टाइप, के टाइप स्टेबल है, रिप्रोडक्टिव जो है ये ड्रिवन है, मतलब एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद मैमल्स में किसी बच्चे का बर्थ बंद, जैसे फीमेल से मेनोपॉज के बाद प्रोडक्शन बंद करता है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ नहीं हो रहा है। अब उसी को क्या किया, ऊपर के कहानी को इसमें और डीप नॉलेज के लिए सेम टॉपिक को किसी बोर्ड ऑफ एनसीईआरटी के लिए बना दिया है कहानी। रिसोर्स एलोकेशन कांस्टेंट, मतलब ये क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म के पास रिप्रोडक्शन करना है, उसको रिसोर्स क्या चाहिए, एनर्जी। वही बोल रहा है कि जिस ऑर्गेनिज्म के पास जितना ज्यादा रिसोर्सेस होगा, तो ईच करेंट रिप्रोडक्शन एनर्जी अवेलेबल पेरेंट सर्वाइवल। ये बोल रहा है कि अगर जिस ऑर्गेनिज्म के पास जितना ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल होगा, उस केस में रिप्रोडक्शन के बाद उसके पेरेंट्स के सर्वाइवल का चांसेस ज्यादा होगा। जैसे एक बार जो ब्रीडिंग कर रहा है, उसका दिक्कत क्या है कि बिफोर टाइम जब एक बार सारा एनर्जी लगा दे रहा है, तो उसके बाद उसके डेथ का चांसेस सबसे ज्यादा है। बोल रहे ये किताब में तीन बेसिस पे पढ़ रहा है। पहला बेसिस है रिसोर्स कितना किसी के पास है, ये रिसोर्स बात कर रहा है किस रिसोर्स का, एनर्जी का, जो मेल फीमेल के गैमेट्स के मिलने से बनता है। तो वही बोल रहा है कि जिसके पास जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन का एनर्जी होगा, उसके पेरेंट्स का सर्वाइवल का चांसेस ज्यादा होगा, इस मैमल्स में ज्यादा सर्वाइवल चांसेस है। और इकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इकोलॉजी जो इकोलॉजी पढ़ते हैं पूरे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स को, उनके हिसाब से। और ये बस वही ऊपर का बात लिखा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव किया होगा, कैसे ग्रो किया होगा, किस बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में डिपेंड करता है, ये दोनों पे डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म का हिस्टोरिकल। इसने बता रहा है कि इकोलॉजिस्ट जो पढ़ते हैं उन्हें हिस्ट्री पढ़ा है, इस टॉपिक का बस एक ही पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी लिखा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म को पढ़ा है इकोलॉजिस्ट ने, उसके अंदर जो जो चेंजेस आए सब ऐसे, उसका सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायोटिक और एबायोटिक, किस जगह तुम रहते हो। इंसान का पूरा हिस्टोरिकल बता रहा है, इंसान ने पानी के पास डेवलप करना चालू किया है, वाटर सिविलाइजेशन, क्योंकि पानी के बाद इंसान ने डेवलप किया, इंसान ने एग्रीकल्चर करना चालू किया। तो बायोटिक एबायोटिक फिर इंसान के फेवर भी आया कि जब इंसान ने पहली बार एग्रीकल्चर किया या कोई भी चालू किया, तो इंसान ने किसी एनिमल को डोमेस्टिकेट किया, उस बायोटिक एनिमल ने हेल्प किया, ए बायोटिक फैक्टर पानी ने हेल्प किया। आइए बता रिसर्च फोकस, जब रिसर्च चल रहा है, रिसर्च ये चल रहा है कि एवोल्यूशन जो होगा, नेचुरल सिलेक्शन, पॉपुलेशन डायनामिक्स, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का फ्यूचर में सर्वाइवल जो होगा, उसमें उस ऑर्गेनिज्म में समय के साथ कैसे इवॉल्व किया है, पॉपुलेशन डायनामिक्स, पॉपुलेशन सही है क्या, किसी एनिमल का पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन कर रहा है, कुछ लोग एक्सटिंक्ट हो रहा है। तो ये रिसर्च फोकस ये बता रहे हैं हिस्टोरिकली कि किसी भी एनिमल का एवोल्यूशन जो हुआ है, एवोल्यूशन आगे जो होगा वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म का अभी का सर्वाइवल का चांसेस कैसा है, अभी का पॉपुलेशन उसका कैसे स्टेबल है, डायनामिक्स है कि नहीं, डायनामिक्स मतलब पॉपुलेशन मूवेबल है कि नहीं, जैसे किसी की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है। अब बस उसी का सबसे इंपॉर्टेंट जो बोल रहा है, जो बोर्ड में सबसे ज्यादा ऊपर का कीवर्ड बना दिया है, ये दोनों एक बार जो ब्रीड कर सकता है, इसको सेमेफोरस बर्ड्स मैमल लगातार ब्रीड कर सकता है। 4 वर्ड में पूरा ऊपर समरी बना दिया है इसमें, ये सबसे ज्यादा ब्रीड करता है, ये मतलब फ्यू बनेगा स्मॉल साइज का। और ये डार्विन फिटनेस जो आर गोल जो है, ये क्या बोल रहा है, किसी ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है तो किसी भी हाल में जिस हैबिटेट में था उसमें रिप्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है। वो कुछ पूरा कहानी सुना दो, यही सेम चीज एनसीईआरटी में लिखा है, दिखाते हैं किताब। बस इतना तो कहानी का मतलब क्या है, बस एक छोटा सा टॉपिक है, बस टॉपिक ये है कि जिस तरह क्लासिफिकेशन होता है,
एक होता है नंबर ऑफ सर्वाइवल के बेसिस पे, कितना बार रिप्रोड्यूस कोई कर सकता है, एक बार करेगा सेमेफोरस, एक से ज्यादा करेगा लेटोफोरस, फिर एक प्रोगेनी होगा, मतलब ज्यादा नंबर है स्मॉल साइज में, उसका होगा पेरेंटल केयर नहीं होगा, लार्ज नंबर है फ्यू साइज में, पेरेंटल केयर ज्यादा होगा, इस वाले का सर्वाइवल चांस कम है, इसका ज्यादा है। बस ये बात कर रहा है किताब में। इस पूरे टॉपिक का सिर्फ एक ही मतलब है कि ये ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस करेगा, कैसे सर्वाइव करेगा। मतलब ये जो कहानी